आयशा को पढ़ने का शौक़ बचपन से ही था। वो एक अमीर बाप की बेटी थी। जब वो 2 साल की थी तो उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। वालिद ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। उसे हर तरह की आशाइश मुहैया थी। वालिद की हर मुमकिन कोशिश रहती कि उसे माँ की कमी एहसास ना हो, मगर यह हकीकत है कि माँ की जगह तो कोई ले नहीं सकता। आयशा अपनी माँ को याद करती रहती, दिल ही दिल में सोचती, अम्मा कहीं दूर चली गईं, कब आएगी। उसे ये इंतज़ार रहता। मासूम बच्ची थी, उसे यही बताया गया कि अम्मा जल्द आ जाएगी। जब थोड़ी बड़ी हुई तो समझने लगी कि अम्मा अब कभी नहीं आएंगी और अब हमें तन्हा अब्बू के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी होगी। वालिद ने आयशा की पढ़ाई में कोई कमी ना हो की। आयशा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो मैं सुकून से मर सकूंगा। मेरे बाद बेटी को कौन देखेगा। आला तालीम हासिल कर लेगी तो रिश्ता भी अच्छा मिलेगा। पढ़े लिखे लोग होंगे तो उसकी कदर होगी। सारी ज़िंदगी खुश रहेगी। हमें उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। एक बाप के लिए उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। आयशा दिल लगाकर पढ़ती रही और अव्वल नंबर से कामयाब होती रही। आयशा की ख्वाहिश थी कि वह कहीं बाहर जाकर तालीम हासिल करे और एक वकील बने। लॉ की डिग्री तो कहीं बाहर से ही हासिल करे और एक कामयाब वकील बनकर वह कुछ ऐसा करे जो बहुत ख़ास हो। जबकि लड़कियों के लिए ये पेशा इतना आसान भी नहीं, मगर ना जाने क्यों बचपन से ही आयशा के दिल में यह तमन्ना थी। जबकि वालिद ने बहुत समझाया कि तुम लड़की हो, कोई आसान रास्ता सोचो, तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं है। लड़की और वकालत का पेशा मुश्किल है। अभी हमारा माशरा इतना नहीं बदला है। आयशा ने एंट्रेंस का इम्तहान मियारी नंबरों से पास कर लिया। कानून की डिग्री हासिल करने के लिए तो उसे बाहर ही जाना था और ये उसकी दिल ख्वाहिश भी थी। ये सच है कि अगर लगन और जुनून हो तो ख्वाहिश ज़रूर पूरी होती है। और ये भी सच है कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो खुद को मुश्किल से मुश्किल काम करने के लायक बना लेते हैं और हिम्मत नहीं हारते। लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में आयशा का दाखिला हो गया था और उसे रहने के लिए हॉस्टल भी मिल गया। उसकी दिल ख्वाहिश पूरी हो गई। हॉस्टल की पहली रात आयशा सही हुई थी। उसके दिल में ऐसा खौफ जो शायद कभी ख़त्म ना हो। वो खामोश बैठी हुई थी। उसी दौरान सीनियर्स का एक ग्रुप जो पहले दूर से गुजर चुकी थी, जैसे कि हॉस्टल का तरीका होता है कि वहाँ के दोस्तों नई स्कॉलर्स को बताए जाए ताकि वो आने वाले स्कॉलर्स को जो कुछ उन्होंने सिखाया है उसके रोशनास कराएं, वहाँ के तौर तरीके से उन्हें वाकिफ़ कराएं। एक सीनियर ने पूछा, तुम्हारा नाम? आयशा। घर? पटना। दूसरे सीनियर बोले, अरे बड़ी दूर दराज से आई हो, इंडिया से हो? एक के बाद एक सवालात। हर सवाल का जवाब देना जैसे आसान नहीं। हर जवाब पर तनकीद और कोई नया पहलू। काफ़ी देर तक यह सिलसिला चलता रहा। कुछ सवालों के कुछ जवाब देने के बाद जैसे कुछ राहत मिलेगी और लगा चलो अब आगे की मंजिल कुछ आसान हुई। आखिरकार जान बची। आयशा ने इत्मीनान की सांस ली। उसको ऐसा लगा कि मैं यहाँ कैसे रहूँगी। यहाँ की ज़िंदगी तो बहुत अलग है। चंद दिनों में ही उसने महसूस कर लिया कि यहाँ आराम कम और काम ज़्यादा है। यहाँ हर स्कॉलर के अंदर कुछ करने और कुछ अलग बनने की ख्वाहिश है। उसी अधेड़पन में रात गुजर गई। आयशा की दिल ख्वाहिश उसे यहाँ तक के ले आई थी। अब तो उसे कानून की डिग्री लेकर ही अपने वतन हिंदुस्तान वापस जाना है। आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल लगने लगा। सिर्फ पढ़ाई उसका काम था। उसको वहाँ का माहौल भी अब अच्छे लगने लगा।
مگر والدہ کے نہ ہونے سے عائشہ کے والد کو یہ فکر لگتی رہتی کہ وہ جلد اپنی ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو جائیں گے، عائشہ کی شادی اچھی جگہ ہو جائے، شریف لوگ ملے، اس کے قدر کرنے والے ہوں، محبت کرنے والے ہوں۔ عائشہ ذہین اور سمجھدار تھی، اس کے رشتے تو بہت آ رہے تھے، مگر اس کے سامنے جو مقصد تھا اسے شادی کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ پتہ نہیں وہ جو کرنا چاہتی ہے آگے وہ کر پائے گا یا نہیں۔ یہ اس کے سامنے بہت بڑا سوال تھا۔ اس دوران اس کی ملاقات ایک ایسے لڑکے سے ہوئی جو اسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور اتفاق سے اسی کے وطن یعنی پٹنہ کا ہی رہنے والا بھی تھا۔ عائشہ سے اس کی کئی بار ملاقات بھی رہی۔ اس کا پہلا سوال یہی تھا کہ قانون کی پڑھائی کا راستہ تم نے کیوں چنا؟ لڑکیوں کے لیے مشکل راستہ ہے۔ عائشہ نے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد بھی بتایا کہ اس نے یہ راستہ کیوں چنا۔ راستہ تو مشکل ہے، مگر مشکل راستے پر چلنا کوئی غلط فیصلہ تو نہیں ہے۔ عائشہ کی باتوں کو سننے کے بعد عائشہ سے سلیم کو تھوڑی ہمدردی پیدا ہوئی اور وہ اس کی ہر ممکن مدد کرنے کو تیار تھا۔ دن گزرتے گئے اور اب عائشہ قانون کی ڈگری لے کر اپنے وطن واپس آ چکی تھی۔ سلیم نے اپنی والدہ سے عائشہ کے بارے میں بتا رکھا تھا۔ امی، لڑکی بہت اچھی ہے اور اپنے شہر پٹنہ کی بھی ہے، اب ملیں گے تو ہوش اڑ جائیں گے، ایک بار عائشہ سے ملاقات ضرور کریں۔ والدہ سلیم کا اشارہ سمجھ رہے تھے۔ ایک روز سلیم کی والدہ عائشہ کے گھر آئیں، عائشہ سے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ تم جیسی لڑکی ہمیں کہاں ملے گی، اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر لیں گی۔ والد کو عائشہ کی شادی کی فکر تھی۔ وہ خوش تھے کہ عائشہ نے اپنے معیار کے مطابق سلیم کو پسند کر لیا ہے۔ انہیں یہ اطمینان بھی ہو گیا کہ جس خواہش کو لے کر عائشہ آگے بڑھ رہی ہے، سلیم سے شادی ہونے کے بعد اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں آئے گی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں تو عائشہ کی خوشی چاہیے، ورنہ عام طور پر تو لڑکیاں تعلیم تو حاصل کر لیتی ہیں، مگر وہ جو کرنا چاہتی ہیں کر نہیں پاتے اور ان کی خواہش دل ہی رہ جاتی ہے۔ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ شادی ان کے دوسرے کاموں کا رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اگر لوگ سمجھدار نہ ہو، ایسے میں یا تو شادی کر کے لڑکیاں گھر بسا لیتے ہیں یا پھر شادی ہی نہ کریں۔ کیا ہم لوگوں کی اس سوچ کو بدل سکتے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ لڑکیاں اعلیٰ تعلیم تو حاصل کر رہی ہیں، مگر شادی ان کے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ لڑکے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں لڑکیوں سے پیچھے ہیں۔ لڑکے اگر تعلیم میں سنجیدہ ہو جاتے ہیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، مگر کیسے؟ اور اگر چند اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکے ہیں بھی تو ان کے خیالات ہی کچھ اور ہیں۔ سماج کے سامنے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور برسر روزگار لڑکیوں کو لے کر ایک بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے۔ عائشہ کے والد خوش تھے کہ چلو ایک سمجھدار لڑکا ہمارے عائشہ کے لیے مل گیا، اب عائشہ سب کچھ کر سکیں گی جو اس نے بچپن سے سوچا تھا۔ وہ ان مظلوم خواتین کی مدد کر سکیں گے جو بے سہارا ہوں، بیوہ، تنہا، مجبور ہیں۔ سلیم گریجویشن کرنے کے بعد دوسرے امتحانات بھی دیتا رہا۔ اس نے IAS کا ریٹن کو کوالیفائی کر لیا۔ عائشہ یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئی اور عائشہ کے والد تو خوشی کے انتہا نہ رہی۔ ان کی تو مانگنی مراد جیسے پوری ہو گئی، مگر آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہونے والا کیسے معلوم؟ عائشہ اور اس کے والد کو یہ کیا معلوم تھا کہ جو کچھ سوچا تھا بس ایک خیال تھا، تصویر کا دوسرا رخ تو کچھ اور ہی تھا۔
सलीम की वालिदा दोबारा आने का वादा कर गई थी। आयशा के वालिद को सलीम की वालिदा के आने का बेसब्री से इंतज़ार था, मगर सलीम के वालिदीन को अब ऐसी लड़की की तलाश थी जो उनके घर को दौलत से भर दे, दुनिया की तमाम आशाइश अपने दामन में समेट कर ले आए। जैसे अब चेक कैश करने का मौका आ गया है। हमारा सलीम अब बड़ा अफसर होगा। तहरीरी इम्तहान तो पास कर लिया, ना जाने इंटरव्यू में क्या हो, इसलिए उन्हें जल्दी थी। सलीम की बस जल्दी से शादी हो जाए। मुंह खोलकर हाथ फैलाकर लड़की वालों से मांगने कि उन्हें कोई शर्म नहीं थी। उस पर ये कहते थे कि आप जो कुछ देंगे वो आपकी लड़की का होगा, हमें उससे क्या। हमें तो कोशिश है। कैश इसलिए चाहिए कि हमने सलीम को पढ़ाने में बड़े रुपये खर्च किए हैं। बड़ी यूनिवर्सिटी लंदन भेजकर पढ़ाया है, पूरी फीस अदा की है और ना जाने कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं। अब तो आराम के दिन आए हैं। उन्हें ये परवाह नहीं थी कि जिससे वो तकाजा कर रहे हैं उन लोगों ने भी तो अपनी लड़कियों को पढ़ाने में रुपये खर्च किए हैं। लड़की भी उन्हें पढ़ने लगी और ख़ूबसूरत चाहिए, और साथ में जहेज़ और कैश भी। क्या लड़की के वालिदीन ने लड़की को पढ़ाने में रुपये खर्च नहीं किए? ऐसे लालची लोगों को तो बग़ैर पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस समाज में एक तबका ऐसा है जो जहेज़ तो इकट्ठा कर लेता है मगर लड़की की तालीम पर खर्च नहीं करना चाहता है। वो ये सोचकर कि पढ़ाने के बाद भी तो जहेज़ देना होगा, तो ये रकम उस वक्त हम कहाँ से लाएंगे। मगर लड़के वालों को तो लड़की भी पढ़नी लिखनी चाहिए और जहेज़ और कैश भी। ये मर्ज़ तो तेज़ी से फैलता रहा है। लड़के वालों को ही पूरा हक है कि वह अपनी तमाम ख्वाहिश जहेज़ लेकर पूरी कर लें। जहेज़ को रस्म दस्तूर को नाम दे दिया गया है। शादी करते वक्त लड़के वाले पहले ही ये तो पूछते हैं कि शादी कैसे करेंगे, मतलब साफ है जहेज़ की मांग है। मैं जहेज़ की बीमारी तो इतनी तेज़ी से फैल चुकी है कि उसका इलाज अब मुश्किल ही नज़र आ रहा है। क्या होगा उस माशरे का? क्या लड़कियां उसी तरह ठगी जा रही हैं? कब तक ठगी जा रहेगी? कब तक? ये समाज के सामने एक बड़ा मसला है। इस मर्ज को बढ़ाने वाले वो चंद दौलतमंद लोग ही हैं। उनका दौलत से दिल भरता नहीं। उन्हें गरीबी के दरकार का एहसास कहाँ। उनकी आंखों पर मोटा पर्दा होता है। लड़की की शादी अगर